अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आपको डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हुए अपनी आज की व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है मरीज़ों में, और इस मर्ज़ के मरीज़ हमें जा बजा नज़र आते हैं। जितना ही ये कॉमन है या जितना ही ये आम है, उतना ही ये मर्ज़ ख़तरनाक भी है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर। एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, और दूसरे आज हम स्पेशली जो बात करेंगे वो हाई ब्लड प्रेशर पर, यानी ब्लड प्रेशर की ज़्यादती पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये डिफ़ाइन कर दूं या मैं आपको ये समझा दूं कि ब्लड प्रेशर असल में क्या होता है। हमारे जिस्म की जो खून की नालियाँ होती हैं या ब्लड वेसल्स जो कहलाती हैं, उन नालियों पर पड़ने वाला ब्लड का प्रेशर जो होता है, वो जिस प्रेशर से उन नालियों से गुज़रता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से गुज़र रहा होगा या बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा होगा, नालियों पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। और अगर उन नालियों में बहने वाला जो ब्लड है वो सुस्त रवि से, आहिस्तगी से या बहुत ही आराम से, बहुत आहिस्ता से गुज़र रहा होगा और उतना प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहा होगा जो कि एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए ब्लड वेसल्स पर, तो ये लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। यहाँ मैं ये ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगी कि नॉर्मल इंसान में जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक होता है, और नॉर्मल ज़बान में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 तक होता है, और अगर नीचे के ब्लड प्रेशर को हम डिफ़ाइन करें तो 90 बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है। अब हम ब्लड प्रेशर को 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है माइल्ड, यानी बहुत ही हल्का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 90 से 106 के दरमियान हो तो हम इसको माइल्ड ब्लड प्रेशर कहेंगे, और इसको हम कोशिश करेंगे कि दवाओं के बग़ैर ही दुरुस्त कर सकें। सेकंड नंबर पर जो ब्लड प्रेशर आता है वो है मॉडरेट, और इसमें नीचे का ब्लड प्रेशर 105 से लेकर 115 तक चला जाता है, तो ये मॉडरेट कहलाता है। और ये यानी येलो, ग्रीन, येलो और अब वो रेड की बाउंड्रीज को टच करने लग जाता है। ये ख़तरनाक हद में दाखिल होने की निशानदेही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है काफ़ी हद तक। थर्ड वन जो होगा वो सीवियर ब्लड प्रेशर कहलाता है। मीन्स के अगर ब्लड प्रेशर नीचे का 115 से ऊपर चला जाए, 115 नंबर क्रॉस कर ले और बढ़ता जा रहा हो, तो ये ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहलाता है, और हम इसे शदीद या सीवियर के ज़िम्न में काउंट। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं कि अगर ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उसमें अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से क्रॉस कर जाए तो भी हम इसे हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करें। अब बात आ जाती है कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है या लो क्यों हो जाता है, लेकिन स्पेशली हम अभी हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। तो बात ये आ जाती है कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़, बेआरामी, थकन और फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होना, ये भी एक रीज़न हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की, या फिर असाबी कमज़ोरी, असाबी थकन, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, ये भी एक बड़ी रीज़न हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमारे जहन में रहना चाहिए कि अगर कोई मरीज़ हमारे पास आया है
اور ہم نے اس کا بی پی چیک کیا اور وہ ہمیں ہائی لگ رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم سے ڈیفائن نہیں کر دیں گے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ مریض کو ہمیشہ آپ سکون سے اپنے پاس بٹھا کر جیسے فرسٹ آپ نے بی پی چیک کر لیا، اس کے بعد ان کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب آپ بی پی چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بی پی ایز اٹ از ہے یا پھر اس میں ڈیکریز ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ انہیں انڈر آبزرویشن ضرور رکھیے، تقریباً 1 ہفتے تک مارننگ اور ایوننگ کا بلڈ پریشر لیتے رہیں، تاکہ ایک ججمنٹ آ جائے کہ یہ کسی فوری رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا، کسی غصے کا، پریشانی کا، تھکن کا نتیجہ نہیں تھا بی پی کا بڑھنا، بلکہ اندرونی کسی خرابی کی وجہ سے بی پی بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ڈیسیجن میکنگ میں کبھی بھی جلدی نہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک کرونک بیماری ہے۔ شروع میں تو مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لا علم رہتا ہے، وہ روٹین کا ایک پروسیجر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ غصے کی وجہ سے ہو گیا، کسی پریشانی کی وجہ سے ہو گیا، نمک کی زیادتی کی وجہ سے ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ہائی بلڈ پریشر ان کی باڈی کو نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے، تب اس کی خطرناک اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس حد تک خطرناک بیماری ہے۔ بلڈ پریشر کو ہم 2 پورشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پورشن جو کہلائے گا وہ پرائمری ہائپر ٹینشن کہلائے گا۔ اس کی ریزن یعنی کوئی ہمیں مخصوص نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، باڈی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ٹیسٹ ایکس رے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ سب صحیح آ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہوا ہے مریض۔ یہ جسم میں خود بخود ہو جاتا ہے اور ایسی کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے بیسکلی کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کی یہ ریزن ہے۔ اور عموماً 60% جو پیپلز ہوتے ہیں وہ اسی پرائمری ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ یہ جسم کی مختلف بیماریوں کے باعث ہوتا ہے، اور اس کی ریزن ہمیں جب ہم مختلف ڈائگنوسز لیتے ہیں یا مختلف لیبارٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ مریض سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں کس وجہ سے مبتلا ہوا ہے۔ اگر میں مین آپ کو کچھ ریزنز بتاؤں تو سب سے پہلے تو گردوں کی بیماریاں، کسی بھی وجہ سے اگر رینل کہ کوئی بھی ڈیزیز میں مبتلا ہے مریض تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایسی ایلوپیتھک ادویات یوز کر رہے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ان کو ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے، تو یہ بھی سیکنڈری ہائپر ٹینشن کے زمرے میں ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایورٹا جو ہارٹ سے نکلتی ہے وین، اگر یہ تنگ ہو جائے تو بھی جہاں وہ دل کے امراض میں مبتلا ہوگا شخص، وہیں وہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلینڈز کی کوئی بیماری ہو جائے، تھائرائڈ گلینڈ ہو جائے یا کوئی اور گلینڈز کی بیماری بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کی، جو کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک مین ریزن ہے، بہت بڑی وجہ ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی، وہ ہے شوگر، ڈائبٹیز۔ جی ہاں، اگر ڈائبٹیز ہے مریض کو تو وہ آلٹرنیٹلی ضرور ہائپر ٹینشن کا مریض ہو سکتا ہے، اور وہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم خرابیوں کی بات کریں کہ ایسی کون سی خرابیاں ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے انسان میں ہو سکتی ہیں، تو سب سے بڑی ایک جو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے مریض میں وہ ہے فالج۔ دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے، دماغی فالج میں مبتلا ہو سکتا ہے، پیرالائزس جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن کی وجہ سے۔ ہارٹ کے مریض بن سکتے ہیں، دل کے بہت سے امراض ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا دل کی امراض کی وجہ سے مریض ہائپر ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے جیسے کہ بتایا، رینل پرابلمز بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں۔ بعض اوقات اگر بہت ہی پیک پہ ہو
ब्लड प्रेशर तो बिनाई का ज़ाय हो जाना भी एक बहुत बड़ी ख़राबी होती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात टांगों में खून की सप्लाई कम हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, और फिर पाँव बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देते हैं, और पैरालिसिस, जैसे कि मैंने आपको कहा, दोनों टांगों में पैरालिसिस हो सकती है, या फिर कड़ल पड़ सकते हैं, नीज पेन, फुट पेन, इन सब का शिकार हाइपरटेंशन का मरीज़ हो सकता है, क्योंकि टांगों में ब्लड की सप्लाई कम होना शुरू हो गई है। अब अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो शुरू में हमें ऐसी कोई अलामात नज़र नहीं आती कि जिससे हम डिफ़ाइन कर सकें कि मरीज़ हाइपरटेंशन का मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता जाता है तो अलामात वाज़े होने लग जाती हैं। सबसे पहले तो मरीज़ पल्पिटेशन में मुब्तला हो जाता है, उनकी दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ जाया करती है। इसी तरह से मरीज़ बहुत सी फ़िक्रात और तफक्कुरात का आदी हो जाता है, और उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, अंदरूनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, असाबी तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और अगर बाज़ औक़ात अगर वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो तो घबराहट, बेचैनी और सीवियर कंडीशन में हमें वॉमिटिंग भी देखने में नज़र आई हैं, और ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स हमें इशारा करते हैं कि मरीज़ हाइपरटेंशन का मर्ज़ में लाहक हो चुका है। इसके अलावा अगर बाज़ मरीज़ों में सुबह उठकर सर के दर्द का होना और नज़र का बहुत ज़्यादा गिर जाना और नज़र की ख़राबी में अचानक से मुब्तला हो जाना भी हाइपरटेंशन की एक मेन इलामत है। इसके अलावा सारा दिन जो है वो तबीयत बेचैन रहती है, नींद बहुत कम आती है ऐसे मरीज़ों को, और ज़्यादातर जो हाई ब्लड प्रेशर में है मरीज़ वो मतली की शिकायत करते हैं। दिल की धड़कन, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और बाज़ औक़ात मरीज़ फैंट भी हो जाता है, यानी वो बेहोश हो सकता है। ऐसे मरीज़ों को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, पॉलीयूरिया का शिकार होते हैं वो। अब बात कर लेते हैं उन ज़रूरी मेडिकल टेस्ट की जो कि हमें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ज़रूर करवा लेने चाहिए। सबसे पहले तो एक टेस्ट है BUN टेस्ट, यानी ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट। ये ज़रूर हमें कराना चाहिए ताकि हमें गुर्दे के अफ़ाल का सही तरह से पता चल सके कि ऐसे मरीज़ के में कहीं ब्लड में यूरिया और अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके किडनी सही तरह से काम नहीं कर रहे। इसी तरह से सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और यूरिन का DR टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि हमें जिस्मानी अज़ा की कारकर्दगी का पता चल सके, और ये कि अगर ब्लड में इनकी मिक़दार ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ख़राबी हो चुकी है। इसी तरह हार्ट का यानी दिल का काम चेक करने के लिए हमें ECG और इको साउंड की तरफ जाना चाहिए, और ऐसे मरीज़ों के लिए हमें ECG और इको साउंड मस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये तमाम टेस्ट एबनॉर्मल्स हो सकते हैं, और यहीं से इन्हीं एबनॉर्मलिटीज़ से हमें पता चलता है कि ये मर्ज़ किस हद तक बॉडी में सरायत कर चुका है और कितना नुकसान पहुंचा चुका है, और हमें फिर इसका इलाज फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और एज़ पर सिम्टम्स हम उन्हें यूज़ करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी ब्राइटाकार्ब 3x में और 30 में, कि अगर उन मरीज़ों के लिए सजेस्ट करना हो जिनकी उम्र 50 से अबव हो तो ये बेहतरीन एक रेमेडी है हमारे पास होम्योपैथिक की। इसी तरह से ब्राइटा मेयोर है जो कि 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। अगर ऊपर वाले ब्लड प्रेशर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क हो, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक में काफ़ी हमें फ़र्क नुमाया महसूस हो रहा हो, तो हमें ब्राइटाकार्ब की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरह से बेलाडोना 30, अगर हम मरीज़ का चेहरा देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुर्ख है,
सर में शदीद दर्द है, आँखों में शदीद दर्द है, आँखें सुर्खी माइल हैं या बहुत ज़्यादा सुर्ख हो चुकी हैं, सर में वो चक्कर आने की शिकायत कर रहा है, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है मरीज़ की, तो हमें बेलाडोना 30 को फौरी तौर पर आजमाना चाहिए और इस कंडीशन में मरीज़ को बहुत जल्दी वो फ़ायदा दे सकती है। इसी तरह से ग्लूनाइन है, ग्लूनाइन 30 अगर गर्मी की शिद्दत से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है मरीज़ से और वो क़े में, वॉमिट में और इवन के अगर गशी में मुब्तला हो चुका है, तो ग्लूनाइन 30 बेस्ट रेमेडी है इस सिम्टम के लिए। ये जो थी मेन अलामात कुछ थी जो मैंने आपको बताई और इन्हीं सिम्टम्स की 2-3 दवाएं जो बड़ी बड़ी रेमेडीज़ थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर सिम्टम्स मज़ीद वाज़ेह हैं तो हम एलियम स्टाइवा की तरफ भी जा सकते हैं, एकोनाइट की तरफ भी जा सकते हैं और नक्स वामिका भी हम देख सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जहाँ ये सब दवाएं हम यूज़ करवा सकते हैं एज़ पर सिम्टम्स, वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें मरीज़ को बतानी है वो ये कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें। अगर आप मुस्तकिल बैठे रहने के आदी हैं तो आप वॉक शुरू कर दें। अगर आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के आदी हैं, अगर आप फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी तरह से अल्कोहलिक चीज़ें, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स वग़ैरह पीने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन रही हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए और हमें बिल्कुल सादी और घर की बनी हुई ज़ूद हज़म नरम ग़िज़ा पर मरीज़ को लाना होगा ताकि हमारी दवाएं बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्ट कर सकें। एक्सरसाइज और वॉक को मामूल बना लेना चाहिए ऐसे मरीज़ों के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक की जो एक फ्रेश ऑक्सीजन होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, ख़ास तौर पे हार्ट प्रॉब्लम में मुब्तला मरीज़ों के लिए, और वो ऑक्सीजन हेल्प करती है दौरान खून को कंट्रोल करने के लिए भी। तो बेस्ट ये है कि हम जहाँ ये दवाएं भी उनको यूज़ करवाएं वहाँ हम उनकी काउंसलिंग करें कि ज़रूर वो वॉक की तरफ आएँ, एक्सरसाइज की तरफ आएँ, नॉर्मल ग़िज़ाइयत की तरफ आएँ ताकि वो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की व्लॉग और जो कि बहुत अहम मौजू पर थी और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल साबित हुई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस, मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।